नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कुर्सी बचाने के लिए ताबड़तोड़ मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर बहुमत की जद्दोजहद में लगे इमरान खान की पार्टी और उनके सहयोगी दलों को वोटिंग से कुछ घंटे पहले पंजाब प्रांत में भी बहुमत साबित करना है। इस बीच सरकार ने पंजाब के राज्यपाल चौधरी मोहम्मद सरवर को उनके पद से हटा दिया है। पंजाब के नए राज्यपाल की घोषणा के बाद में की जाएगी। संविधान के अनुसार डिप्टी स्पीकर कार्यवाहक राज्यपाल होगा। पंजाब प्रांत में कुल 371 सीटें हैं और सरकार को यहां बहुमत के लिए 186 का आंकड़ा चाहिए। लेकिन इस बीच इमरान के बागी नेताओं ने विपक्ष को समर्थन का ऐलान कर दिया है। विपक्ष ने पीएमएलएन नेता हमजा शहबाज को सीएम पद का उम्मीदवार बनाया है, जिसे जहांगीर तारीन ग्रुप ने अपना समर्थन दिया है। जबकि इमरान की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे के नेता चौधरी परवेज इलाही को समर्थन दे रही है। इलाही पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। पीएमएल क्यू केंद्र में और पंजाब में पीटीआई की अहम साझेदार भी हैं और इसके नेशनल असेंबली में 5 सदस्य हैं। लेकिन बागी नेताओं के विपक्ष को समर्थन देने के बाद इमरान खान की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं इमरान खान को आज नेशनल असेंबली में भी परीक्षा देनी है। आज अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। नेशनल असेंबली में 342 सीटें हैं। सरकार बचाने के लिए इमरान खान को 172 वोटों की जरूरत होगी। फिलहाल वह इस आंकड़े से काफी पीछे अभी नजर आ रहे हैं। पंजाब के राज्यपाल चौधरी मोहम्मद सरवर को पद से हटा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है। बाद में बताया जा रहा है कि नए राज्यपाल के नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। नेशनल असेंबली में थोड़ी देर बाद ही इमरान खान को परीक्षा भी देनी है और आज ये तय हो जाएगा क्या वो पाकिस्तान के सीएम अब रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्योंकि पाकिस्तान के पीएम की अगर हम बात करें तो इमरान खान को लेकर के तमाम बातें भी सामने अब आ रही हैं। फिलहाल आज ये स्पष्ट हो जाएगा क्या वे पीएम पद पर बने रहेंगे या फिर उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और इस पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए बात करें तो हमजा आमिर इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। हमजा, अगर बात करें तो क्या लगता है आज क्या कुछ होने वाला है? सबकी नजरें इसी पर ही टिकी हुई हैं। तकनीकी दिक्कतों के कारण बता दें कि संवाददाता से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम जल्दी उनसे संपर्क करने की भी कोशिश करेंगे। इससे पहले बड़ी खबर, पंजाब के राज्यपाल चौधरी मोहम्मद सरवर को पद से हटा दिया गया है। अब किसको राज्यपाल बनाया जाएगा, इसके नाम की भी थोड़ी देर बाद बताया जा रहा है कि घोषणा भी की जाएगी नेशनल असेंबली में। लेकिन इमरान खान के लिए जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जो आंकड़ा उन्हें चाहिए, बताया जा रहा है कि उस आंकड़े से वो काफी ज्यादा पीछे नजर आ रहे हैं। फिलहाल आज ये स्पष्ट हो जाएगा क्या वे पीएम पद पर बने रहेंगे या फिर उनको इस्तीफा देना होगा। पंजाब के राज्यपाल चौधरी मोहम्मद सरवर को पद से हटा दिया गया है। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। इसके बाद में बताया जा रहा है कि नए राज्यपाल के नाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल सबकी नजरें जो हैं वो अब इस पर टिकी हुई हैं क्या इमरान खान अपने पद पर बने रहेंगे या फिर उनको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। आज ये स्पष्ट हो जाएगा। हाल अब ये स्पष्ट हो जाएगा। आज अगर बात करें तो इमरान खान के अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, इसमें अगर बात करें तो सबकी नजरें जो हैं वो फिलहाल इस पर टिकी हुई हैं। पंजाब के नए राज्यपाल की घोषणा की बात करें तो वह बाद में की जाएगी। फिलहाल उनको उनके पद से हटा दिया गया है। संविधान के अनुसार डिप्टी स्पीकर कार्यवाहक राज्यपाल होगा।
पंजाब प्रांत में कुल 371 सीटें हैं और सरकार को यहां बहुमत बनाने के लिए अगर बात करें तो 186 का आंकड़ा चाहिए। लेकिन इस बीच इमरान के बागी नेताओं ने विपक्ष को समर्थन का ऐलान भी कर दिया है। विपक्ष ने पीएमएलएन नेता हमजा शाहबाज को सीएम पद का उम्मीदवार बनाया है, जिसे जहांगीर तारीन ग्रुप ने अपना समर्थन दिया है, जबकि इमरान की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे के नेता चौधरी परवेज इलाही को समर्थन भी दे रही है। इलाही पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, पीएमएल-क्यू केंद्र और पंजाब में पीटीआई की अहम साझेदार भी हैं और इसके नेशनल असेंबली में 5 सदस्य भी हैं। लेकिन बागी नेताओं के विपक्ष को समर्थन देने के बाद भी इमरान खान की जो परेशानी है, दिक्कतें हैं, वो बढ़ती हुई अभी भी नजर आ रही हैं। वहीं इमरान खान को आज नेशनल असेंबली में भी परीक्षा देनी है। आज अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। नेशनल असेंबली में 342 सीटें हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए आज का दिन फैसले का दिन है। आज का दिन इमरान खान के सियासी करियर को तय करने वाला है। वहीं संसद सत्र 11:30 बजे से शुरू होने की संभावना है। संसद के अंदर इमरान खान को बहुमत साबित करना है, लेकिन इमरान नंबर गेम में वो पिछड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं इमरान खान हार मानने को भी तैयार नहीं। इस्लामाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि वोटिंग से पहले कोई हिंसा ना हो सके। इमरान खान के लिए आज तय हो जाएगा कि वो पाकिस्तान के पीएम बने रहेंगे या अपने कार्यकाल से करीब 1.5 साल पहले ही इस्तीफा दे देंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर आज होने वाली वोटिंग में जीत तो उन्हें सांसदों के समर्थनों से ही मिलेगी। आपको बता दें कि बीती रात को इमरान खान ने डिनर का आयोजन किया था, जिसमें सभी सांसद को न्योता भी दिया गया था। लेकिन डिनर पार्टी में कल तक उनके साथ माने जा रहे 155 सांसद भी नहीं पहुंच पाए। जानकारी के मुताबिक पीटीआई के सिर्फ 140 सांसद ही मौजूद थे। 342 सदस्यों वाले पाकिस्तानी संसद में बहुमत हासिल करने के लिए 172 सांसदों का समर्थन चाहिए। विपक्ष का दावा है कि उनके पास 199 सांसद हैं। इस लिहाज से भी इमरान खान के खेमे में 142 ही बचते नजर आ रहे हैं। खैर, इस नंबर गेम में कौन जीतेगा कौन हारेगा, आज शाम तक इसका फैसला हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इस्लामाबाद में संसद के भीतर वोटिंग को लेकर के तैयारियां पूरी हो गई हैं। सुरक्षा का चाक चौबंद इंतजाम भी किया गया है, क्योंकि प्रशासन की हिंसा की आशंका जो है वो जताई जा रही है। पाकिस्तान में इमरान खान के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। इस बीच ट्रस्ट वोट से एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने देश से एक बार फिर बात की। विश्वास मत से एक दिन पहले एक सार्वजनिक संबोधन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि हमारी संसद समिति ने भी इस आधिकारिक दस्तावेज को देखा है, जिसमें कहा गया है कि अगर आप इमरान खान को हटाते हैं तो आपके अमेरिका के साथ संबंध अच्छे होंगे। इमरान खान ने लोगों से कहा कि वो उनके खिलाफ हो रही साजिश के खिलाफ प्रोटेस्ट करें, अपने लिए प्रोटेस्ट करें, मेरे लिए नहीं। इमरान खान ने कहा कि ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि अविश्वास प्रस्ताव में अगर कल विपक्ष जीतता है तो अमेरिका जीत जाएगा। श्रीलंका में हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। कर्फ्यू लगने के बाद अब वहां की सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बैन कर दिया है। श्रीलंका में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आउट ऑफ सर्विस हो गए हैं। शनिवार देर रात से ही कोलंबो सहित कई शहरों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आउट ऑफ सर्विस हो गए हैं। इससे पहले शनिवार को श्रीलंका में कर्फ्यू के लिए आदेश भी जारी किया गया था। यहां शनिवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सार्वजनिक आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। कर्फ्यू के दौरान लोगों के सड़क, पार्क, रेलवे, समुद्र तटों सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर रोक लगा दी गई है। श्रीलंका की आर्थिक बदहाली का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोलंबो में 13 घंटे के पावर कट से जूझ रही जनता सड़कों पर उतर आई है और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रही है। लोगों के पास खाने पीने की चीजें नहीं है, लोग हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात यहां तक बिगड़ गए हैं कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने 1 अप्रैल से देश में आपातकाल भी लागू कर दिया है।
श्रीलंका के राष्ट्रपति कार्यकाल से जारी आदेश में कहा गया है कि देश में कानून व्यवस्था कायम रखने व आवश्यक वस्तु की सप्लाई को जारी रखने के लिए ऐसा करना जरूरी हो गया है। देश भर में रमजान का चांद 2 अप्रैल को नजर आ गया है। रमजान का चांद दिखने के बाद आज से रोजे की शुरुआत हो गई है। इससे पहले रमजान का चांद दिखने के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद में लोगों ने नमाज अदा की। इस दौरान जामा मस्जिद में लगभग 2 साल के बाद पहले जैसी रौनक नजर आई। काफी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे, साथ ही उन्होंने नमाज अदा की। वहीं रमजान का चांद दिखने के बाद जामा मस्जिद के आसपास के बाजार भी गुलजार नजर आए। पहले रोजे को लेकर लोगों ने जामा मस्जिद के बाजारों में खरीदारी भी की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल और भगवत मान के गुजरात दौरे को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि आपने यूपी, उत्तराखंड, गोवा में भी चुनाव लड़ा, देख लीजिए उनकी क्या हालत हुई। और क्या कहा अनुराग ने, ये भी हम आपको सुनाते हैं। केजरीवाल जी मोदी जी के खिलाफ भी लड़े, क्या हालत हुई आपने देखा ही था। उत्तर प्रदेश के एक भी सीट ना जीत पाए, 397 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। और यही नहीं, हालत देखिए उनकी उत्तराखंड में क्या हुई, गोवा में क्या हुई। मुझे लगता है कि कई बार केवल मीडिया के माध्यम से हवा बनाने का काम किया जाता है, जमीन पर कुछ नहीं होता जी। जिस तरह से पंजाब में उनको पोस्ट मिला, कहीं ना कहीं हिमाचल में भी अब तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी। कोई फर्क नहीं पड़ता, लोकतंत्र में जितने लोग आए भला है, कहाँ कमी है। हमने अच्छा काम किया चारों राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा, उत्तर प्रदेश, पूर्ण बहुमत के साथ सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की वापस सरकार आई है। और इसी साल के अंत में हिमाचल प्रदेश, गुजरात में भी फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आएगी। ये नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत को नेतृत्व दुनिया के सामने दिया है, आज ग्लोबल लेवल पर उनको कहा जाता है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में मोदी जी हैं। पंजाब में हमने बहुत लेट कैंपेन भी शुरू किया, लेकिन आप देखिए हमारी पिछली जितनी सीटें थी हमने उससे कम नहीं हुई, हमारा वोट शेयर भी बढ़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी पंजाब में ऐसी थी जिसका वोट शेयर भी बढ़ा और सीटें भी उतनी ही है, कोई कम नहीं हुई। केजरीवाल मुगलों और ताजमहल को लेकर देश में तमाम तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। अब गीतकार मनोज मुंतशिर ने मुगलों को लेकर के बयान दिया है। मनोज ने शाहजहां पर भी निशाना साधा। क्या कुछ कहा मनोज ने, सुनिए। मुगलों अफगानियों, हजारों वर्ष पहले तुम्हारी पैदाइश पे हमारे यहाँ महाकाल का भव्य मंदिर बन चुका था, बना था या नहीं? चंदेल राजाओं के बनाए हुए भव्य मंदिर, जब शायद मुगलों ने 2 ईंट जोड़नी नहीं सीखी थी, तब हमारे यहाँ चंदेल राजाओं के बनाए हुए भव्य मंदिर थे। अजंता हमारे यहाँ, एलोरा हमारे यहाँ, कोणार्क हमारे यहाँ, और तुमने स्ट्रक्चर बनाना हमको सिखाया। तुम अपने समरकंद और फरगाना में टॉयलेट नहीं बनवा पाए, हमारे यहाँ ताजमहल बनवाने आए थे। और ये बात सच कह रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली रिसर्च के आधार पर बता रहा हूं। जब हमारे यहाँ इतनी भव्य आकृतियां, इतने भव्य मंदिर बने हुए थे, ये बाहर खुले में शौच करते थे। समरकंद और फरगाना की कहानी है। और बात निकली है, निकल पड़ी है तो बात दूर तक जाएगी। ताजमहल की बात निकल पड़ी है। 17वीं शताब्दी में जब शाहजहां ताजमहल बनवा रहे थे, पता नहीं आप में से कितनों को पता है, नहीं पता है, ये वो पीरियड था, ये वो दौर था जब इसी हमारे आपके भारत देश में 35 लाख लोग भूखमरी का शिकार होकर दम तोड़ चुके थे, भूख से मर चुके थे। ऐसे आलम में एक राजा, एक बादशाह क्या करता है?
उस जमाने के 9 करोड़ रुपए एक मकबरे पे खर्च कर देता है, जिससे पूरे देश की गरीबी मिट सकती है। एक तरफ हमने महाराज विक्रमादित्य को देखा और एक तरफ इन लुटेरों को, इन डकैतों को देखा। ये भी हमारी बदकिस्मती है। और ताजमहल बनवा दिया, चलो ठीक है भाई, बनवा दिया। अब हमें जबरदस्ती वो बाएं हाथ से लिखे हुए इतिहास हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तो मोहब्बत की निशानी है। अच्छा, ये मोहब्बत की निशानी है? ये समंदर, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। ये मोहब्बत की निशानी है। राजस्थान के करौली में बड़ा बवाल मच गया। आपको बता दें कि कल करौली में 9 सितंबर के अवसर पर बाइक रैली निकाली जा रही थी। इस दौरान रैली पर पथराव शुरू हो गया। जानकारी के मुताबिक पथराव में करीब 42 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। इसको देखते हुए प्रशासन ने शहर में स्थिति को काबू करने के लिए धारा 144 लागू कर दी है। शहर में पूरा कर्फ्यू लगा दिया गया। जानकारी के मुताबिक कल देर रात तक इंटरनेट बंद करने के भी आदेश दे दिए गए। बाइक रैली पर हुए पथराव में कोतवाली थाना अधिकारी समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घायलों को फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें कि अब तक 20 से ज्यादा दुकानें और बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं सीएम गहलोत ने इस मामले को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि करौली में हुई घटना को लेकर डीजी पुलिस से बात कर स्थिति की विस्तृत जानकारी भी ली जाएगी। पुलिस को हर उपद्रवी से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। मैं आमजन से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें और कानून व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग करें। नवरात्र के पावन पर्व की शुरुआत होते ही मंदिरों में जगह जगह भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश भर में लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। अब आपको बताते हैं कि नवरात्र के दूसरे दिन यानी आज कौन सी देवी की पूजा की जाती है और नौ दुर्गे के औषधीय स्वरूप के बारे में भी देखिए इस रिपोर्ट में। दुर्गा का दूसरा रूप मां ब्रह्मचारिणी को ब्राह्मी कहा जाता है। ब्राह्मी आयु को बढ़ाने वाली, रुधिर विकारों को नाश करने के साथ साथ संवर को मधुर करने वाली है। ब्राह्मी को सरस्वती भी कहा जाता है क्योंकि ये मन और मस्तिष्क में शांति प्रदान करती है। ये वायु विकार और मूत्र संबंधी रोगों की प्रमुख दवा है। ये मूत्र द्वारा रक्त विकारों को बाहर निकालने में समर्थ औषधि है। इन रोगों से पीड़ित व्यक्ति ने मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करनी शुरू करी। नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव से विवाह होने के कारण वो ब्रह्मचारिणी कहलाई। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाले। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाले। नवरात्र के पावन पर्व को बेहद ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। नवरात्र की शुरुआत से ही लोगों में बेहद उत्साह देखा गया। अब आज नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर माता को प्रसन्न कर रहे हैं। यूपी और बिहार के लोगों के खिलाफ आक्रामक बयानों की वजह से विवादों में रहने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल इस बार उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से मांग की है कि सभी मस्जिदों में से लाउडस्पीकर हटाया जाए। साथ ही मस्जिदों के पास हनुमान चालीसा बजाने की चेतावनी भी उन्होंने दी। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं किसी की प्रार्थना के खिलाफ नहीं हूं। आप अपने घर पर प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन सरकार को मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का निर्णय करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि अब मैं चेतावनी दे रहा हूं कि फौरन मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा लें, नहीं तो हम मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर लगा देंगे और हनुमान चालीसा बजाएंगे। एमएसएन प्रमुख ने सरकार से सभी एमपी और विधायकों को दी जाने वाली पेंशन को बंद करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि जो लोग संपन्न हैं उन्हें मकान देने का क्या फायदा, अगर आप मकान देना ही चाहते हैं तो झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को दें। ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील करते हुए कहा कि वह एक बार मुंबई में मुस्लिम बहुल इलाकों में स्थित मस्जिदों पर रेड कराकर देखें। उन्हें यहां रहने वाले अधिकतर लोग पाकिस्तानी सपोर्टर मिलेंगे। उन्होंने मोदी से मदरसों में भी रेड की बात कही। राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। आलम यह है कि 22 मार्च से अब तक यानी 13 दिन में पेट्रोल 8 रुपए लीटर तक महंगा हो गया है। भारतीय तेल कंपनियों ने आज भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के रेट में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। भारतीय पेट्रोलियम विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के ताजा अपडेट के मुताबिक देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल जहां 118 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है, तो वहीं डीजल भी 102 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 103 के करीब बताई जा रही है, जबकि डीजल 95 रुपए प्रति लीटर हो गया है। आईओसीएल के मुताबिक राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल अब 120 रुपए करीब प्रति लीटर पहुंच गया है, जबकि डीजल 103.51 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है। बता दें कि स्थानीय करों के आधार पर राज्य में पेट्रोल डीजल की कीमतों में अलग अलग होती हैं। देश के चारों महानगरों की अगर तुलना करें तो मुंबई में पेट्रोल डीजल सबसे अधिक महंगा बताया जा रहा है। उत्तर भारत में पारा तेजी से ऊपर जा रहा है। कई राज्यों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली में हीट वेव की चेतावनी भी दी है। अगले 2 दिन में दिल्ली का तापमान 41 डिग्री तक पहुंच सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर बिहार और आंतरिक तमिलनाडु में हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं झारखंड में पिछले कई दिनों से अधिकतम तापमान में हो रही वृद्धि और लू से लोगों को आज यानी 3 अप्रैल को मामूली राहत मिलने की भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में हीट वेव की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा 6 अप्रैल के दौरान राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और मध्य प्रदेश में भी लू चलेगी। साथ ही हीट वेव का भी असर दिखाई देगा। वहीं इसको लेकर के डॉक्टर्स ने भी लोगों से अपील की है कि पानी और ठंडी चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज।